आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग इतना ज्यादा अपने लुक को लेकर के कॉन्शियस हो गए हैं कि कई बार खुद को अप टू डेट दिखाने के लिए वो अपनी जान से भी हाथ धो बैठता है। जी बिल्कुल, मैं बात कर रही हूँ कानपुर के उस असिस्टेंट इंजीनियर की जिसने एक क्लिनिक में जाकर के अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया, और जिस क्लिनिक में करवाया वहां ना तो हेयर ट्रांसप्लांट करने का कोई सीनियर डॉक्टर था, ना ही वहां पर कोई अच्छा सर्जन मौजूद था। इसके बाद उनके चेहरे पर सूजन आ गई, उनकी आंखें जैसे बाहर निकलने को आतुर हो गई। इसके बाद उनकी मौत हो जाती है। लगभग 50 दिन बाद एफआईआर दर्ज करवाई जाती है और पुलिस फिलहाल उस आरोपी की तलाश कर रही है। लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट क्या होता है, कैसे होता है और क्या खास ख्याल इस प्रक्रिया में रखा जाता है, इन सभी चीजों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर मेघा मौजूद है, जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन भी है। मैम, आपका हिंदी खबर पर बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि हेयर ट्रांसप्लांट की आजकल इतनी डिमांड क्यों बढ़ गई है, और कौन से वो लोग हैं जो इतना ज्यादा हेयर ट्रांसप्लांट करवाने आ रहे हैं। हेलो, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। हेयर ट्रांसप्लांट आजकल यूथ सबसे ज़्यादा करवाना चाहता है, इवन द मिडिल एज पीपल वो भी बहुत ज़्यादा आजकल हेयर ट्रांसप्लांट के टुवर्ड्स एक्टिव हो गए हैं, क्योंकि पहले के टाइम में हेयर ट्रांसप्लांट हुआ नहीं करता था, और अगर होता भी था तो सेलिब्रिटीज ही करवा पाते थे। लेकिन आजकल ये काफ़ी अफोर्डेबल हो गया है, एंड आजकल इंडिया में भी बहुत ज़्यादा टेक्निक्स आ गई हैं, साइंटिफिक टेक्निक्स आ गई हैं, जिसकी वजह से एक आम बंदा भी इंसान भी ये करवा पाता है। एंड हेयर ट्रांसप्लांट कैसे किया जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज मुझे लगती है कि हेयर ट्रांसप्लांट करते समय स्टेरिलाइजेशन, दैट इज साफ सफाई का ख्याल बहुत ज्यादा रखना चाहिए। मतलब एक तो हेयर ट्रांसप्लांट हमेशा ही सही डॉक्टर से, सही सर्जन से करवाना चाहिए। दूसरी चीज, एक ऐसा क्लिनिक जिसके अंदर एक ऑपरेशन थिएटर, जिसके अंदर वेल इक्विप्ड सारे ही मशीन्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स हों, ऐसी ही जगह से आपको हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए। एंड हेयर ट्रांसप्लांट कैसे किया जाता है? हेयर ट्रांसप्लांट करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है FUE मेथड, दैट इज फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन। एक होता है DHT, दैट इज डायरेक्ट हेयर ट्रांसप्लांट। बेसिकली दोनों ही प्रोसीजर्स ऑलमोस्ट सेम है। इट इज जस्ट DHT में हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जो डायरेक्टली आपकी स्कैल्प में बालों को प्लेस कर देता है। तो FUE इज ऑल्सो द सेम मेथड। दोनों में ही हम आपके डोनर एरिया, दैट इज द बैक ऑफ योर हेयर और बियर्ड एरिया, एंड समटाइम्स व्हेन वी रिक्वायर फ्रॉम द चेस्ट, हम बाल निकालते हैं, मतलब ग्राफ्ट निकालते हैं, और जड़ समेत उसको अपने जहां पर भी गंजे हुए वाले सर पर लगा देते हैं। तो इस तरीके से हेयर ट्रांसप्लांट परफॉर्म होता है। ये बहुत लंबी सर्जरी है, ऐसा नहीं है कि ये 1-2 घंटे में फिनिश हो जाता है। पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि कितने ग्राफ्ट्स की रिक्वायरमेंट है। तो आजकल देखा जा रहा है कि हेयर लॉस बहुत ज्यादा लोगों में हो रहा है। एक तो खाना पीना बहुत अच्छा नहीं रह गया, लाइफस्टाइल बहुत स्ट्रेस वाली लोग जी रहे हैं। तो हेयर लॉस के क्या कारण है और कितनी तरह का ये हेयर लॉस है? हेयर लॉस, डेफिनेटली आपने बहुत अच्छी बात कही है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कल्प्रिट। इस वजह से हमारा हेयर लॉस होता है। एक तो हमारा लाइफस्टाइल बहुत खराब है, हमारे खाने की, पीने की, सोने की जो भी हैबिट्स हैं वो बहुत बिल्कुल अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से हमारा हेयर लॉस होता है। देन देयर आर फ्यू ऑटोइम्यून कंडीशंस, जैसे कि एलोपेशिया एरियाटा एंड सो मेनी अदर, जो कि जिसमें हेयर लॉस होता है। एक होता है टीलोजन एफ्लुवियम, जिसमें कोई पैची हेयर लॉस नहीं होता या हेयरलाइन रिसीड नहीं करती। उसमें हमारा जो हेयर लॉस है डिफ्यूजली पूरे स्कैल्प से होता है। लेकिन एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में 2 पैटर्न्स होते हैं, या तो बाल आगे से पीछे खत्म होते जा रहे हैं, या फिर सेंटर से, क्राउन एरिया से खत्म होते जा रहे हैं। हेयर ट्रांसप्लांट का बताया कि दो प्रोसेस होती है, FUT और FUE। तो किस तरह की सावधानी इस हेयर ट्रांसप्लांट की प्रोसेस के दौरान रखी जाती है? मैंने आपको 2 प्रोसीजर्स में FUT नहीं बताया है। FUT जो है अब ऑब्सोलीट हो गया है। वो एक ऐसा मेथड था जिसके सक्सेस रेट अच्छे नहीं थे, तो वो अब नहीं किया जाता। तो यूजुअली या तो DHT फॉलो किया जाता है या FUE फॉलो किया जाता है। इसके अंदर जो सावधानियां हमें रखनी है, सबसे इम्पोर्टेंट, बिल्कुल सही जगह, ऑपरेशन थिएटर की स्टेरिलिटी, सभी मैंडेटरी प्रोटोकॉल्स को मेंटेन करना, ये सारी ही चीजों की सावधानियां हमें रखनी है। पेशेंट का वाइटल से लेकर सभी इन्वेस्टिगेशंस को पहले से कराकर प्रॉपर हमें उसको प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना चाहिए। सावधानियों में
जैसे ही सर्जरी हो जाती है उसके बाद भी हमें पेशेंट को बहुत सारी चीजें प्रिकॉशंस लेने के लिए उन्हें समझाना चाहिए, जैसे कि विग्रस एक्सरसाइजेज, कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, स्मोकिंग, एवरीथिंग। ये सारी चीजें हेयर ट्रांसप्लांट के कुछ दिनों तक, स्पेशली 1 मंथ तक आई वुड से नहीं करनी चाहिए। साथ में आप अगर हेयर ट्रांसप्लांट की जगह की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल होता है स्टरलाइजेशन। अगर वो आपका सही नहीं है तो हेयर ट्रांसप्लांट एक तो इन्फेक्शन होने के चांसेस, हेयर पैचेस होने के चांसेस, इनफैक्ट आपका सक्सेस रेट भी कम हो जाता है बहुत सारी चीजों की वजह से। किन्हें हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करवाना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो है। जिन लोगों को ऑटो इम्यून कंडीशंस हैं उन लोगों को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। अगर आपकी कंडीशन स्टेबल है तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर हेयर ट्रांसप्लांट। पहले के टाइम में हम शुगर पेशेंट्स लाइक डायबिटिक पेशेंट्स को अलाउ नहीं करते थे बिकॉज उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस और हीलिंग होने के चांसेस थोड़े प्रोलॉन्ग हो जाते हैं, तो इस वजह से। लेकिन आजकल अब उनको हम डायबिटिक पेशेंट्स का भी हेयर ट्रांसप्लांट करने लगे हैं बाय मेंटेनिंग देयर शुगर लेवल्स एट द क्लिनिक इटसेल्फ एंड टेलिंग देम द प्रिकॉशंस जो कि हम बाद में लेने हैं। अभी मैम कानपुर का जैसे केस सुना कि एक व्यक्ति हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं और कुछ दिन बाद उनके चेहरे पर स्वेलिंग आ जाती है और उनकी मौत भी हो जाती है, और ऐसे कई किस्से हेयर ट्रांसप्लांट के हम लोग देख और सुन चुके हैं। तो ये जानना काफी जरूरी हो जाता है कि हेयर ट्रांसप्लांट से मौत का खतरा कैसे बढ़ जाता है, और जिसकी कानपुर में डेथ हुई, आपको क्या रीजंस उसके पीछे नजर आते हैं? इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि सबको इस बारे में पता होना चाहिए कि जहां से ये उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था, ना ही वो एक रजिस्टर्ड क्लिनिक था, ना ही जो उसके अंदर डॉक्टर थे, ना वो सर्जन थे। शी वॉज जो भी डॉक्टर थे वो एक डेंटिस्ट थे। तो डेंटिस्ट, आयुर्वेदिक पीपल, होम्योपैथ्स एंड जो भी, they are not allowed to do these procedures, they are not trained for these procedures। तो अगर आपको हेयर ट्रांसप्लांट कराना है तो हमेशा एक डर्मेटोलॉजिस्ट, एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट या फिर एक प्लास्टिक सर्जन से ही करवाना चाहिए। दूसरी चीज है कि उनका, आप जो पूछ रहे हैं कि कारण क्या हो सकते हैं, डेफिनेटली जो उनकी स्वेलिंग थी उनको वो प्रिकॉशंस और दवाइयां नहीं दी गई जिसकी वजह से स्वेलिंग कम होती है। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद स्वेलिंग होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, बट वो दवाइयों के थ्रू और प्रिकॉशंस के थ्रू नहीं होता। तो वो डेफिनेटली उन्होंने ध्यान नहीं रखा बिकॉज शी वॉज नॉट ट्रेन्ड फॉर दैट प्रोसीजर। वो लोग कर रहे थे क्योंकि आजकल टेक्नीशियंस भी कर रहे हैं, कोई भी कर रहा है मतलब इस चीज को, तो वो नहीं करना है। और सबसे ज्यादा तो आई वुड से एक बड़ी वेग टर्म आजकल लोगों के सामने आ गई है, दैट इज अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट। कॉस्मेटोलॉजिस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती, ये कोई डिग्री नहीं है, ये कोई सैलून वाले लोग भी अपने आप को कॉस्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो कभी भी प्लीज इनसे बच के रहिए। कोशिश करिए कि अपने डॉक्टर की अच्छे से जांच पड़ताल करके उनकी डिग्री सब कुछ जानकर ही उनसे कंसल्ट करें। हमारे जो भी व्यूअर्स अभी आपको देख रहे हैं उनके लिए भी एक सावधानी बता दीजिए, अगर जिन्होंने भी हमारे व्यूअर्स ने ट्रांसप्लांट करवाया हेयर ट्रांसप्लांट, तो वो भी क्या क्या सावधानी रखें अगर उनके डॉक्टर ने उनको वो नहीं बताई है तो? डेफिनेटली अगर हेयर ट्रांसप्लांट आप करवा चुके हैं अब तो कुछ नहीं कर सकते, बट यस आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट 7 to 10 डेज के लिए आपको एक तो स्वेलिंग से बचने के लिए अपराइट रहना पड़ता है। दूसरा मतलब सोते टाइम ऑब्वियसली आप अपराइट नहीं रह सकते, बट बहुत ज्यादा बेंड नहीं करना है जिसकी वजह से स्वेलिंग ज्यादा बढ़ती है। दूसरा अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, अपने जो डोनर इम्प्लांटेड हेयर हैं उनको हाइड्रेट करते रहना है हर कुछ घंटे में। एंड साथ में खाने पीने का भी खास ख्याल रखना है, हेल्दी फूड खाना है, जंक और ये सारी चीजें या हेवी चीजें अवॉइड करनी है। तो ये सारे प्रिकॉशंस लें, साथ साथ थोड़ी सी क्लीनलीनेस मेंटेन करते रहेंगे तो डेफिनेटली ये सक्सेसफुल रहेगा। देखिए मैम, एक सवाल, अगर कोई हेयर ट्रांसप्लांट करने का प्लान कर रहा है या करवा चुका है तो तरह तरह के सवाल हैं जो मन में आते हैं, जो मेरे भी अभी आ रहा है, क्या हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद भी बाल झड़ते हैं क्या? डेफिनेटली, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट में हम आपके नेचुरल बालों को ही आगे लगा रहे हैं। वो उगेंगे भी, झड़ेंगे भी, वापस उगेंगे, वापस झड़ेंगे। तो दीज आर नेचुरल, जैसे आपका पहले बचपन से लेकर प्रोसेस चलता था बिल्कुल वैसे ही ये प्रोसेस चलेगा। साथ ही में सावधानी में एक चीज और, जो भी मेडिकेशंस आपको दी जाती हैं आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट उसको प्रॉपरली करें, डॉक्टर की एडवाइस को प्रॉपरली फॉलो करें, तो कभी भी ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
बातचीत करते हुए डॉक्टर मेघा ने एकदम साफ शब्दों में ये कहा कि जब भी आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाने जाए तो किसी सीनियर डॉक्टर से, किसी अच्छे डॉक्टर से या फिर प्लास्टिक सर्जन से या डर्मेटोलॉजिस्ट से ही कंसल्ट करके करवाएं। क्योंकि जो केस कानपुर में सुना, वहां पर एक डेंटिस्ट हेयर ट्रांसप्लांट करा था, जो कि बहुत ही बेतुकी सी चीज है और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उसके बाद जब आपका हेयर ट्रांसप्लांट हो जाए तो डॉक्टर की बताई हर एक का सलाह को जरूर फॉलो करें, जिससे इस तरह की चीजों का होने का खतरा जो है वो काफी कम हो जाता है। और जो लोग हेयर ट्रांसप्लांट के बाद डरते हैं या जैसे केसेस सामने आते हैं कि उनकी मौत हो जाती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही सूरत पर होता है जब आप डॉक्टर की सलाह नहीं मानते हैं। तो इसलिए अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करिए और अपना इलाज करवाइए और दुनिया की भीड़ में, दुनिया की रेस में कदम से कदम मिलाते हुए चलिए। कैमरामैन दीपक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली।